हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का सिलेबस जो है वो शेयर करेंगे, क्लास ट्वेल्थ का। लास्ट मैंने आपके साथ इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है वो शेयर किया था, और उससे प्रीवियस मैंने आपके साथ अकाउंट्स का सिलेबस जो है वो शेयर किया था। ये 2024 टू 25 के लिए है, राइट। और इसके एग्जाम्स तो आपको पता ही हैं, मार्च में होते हैं। सीबीएसई की साइट के ऊपर जो है ये गिवन है, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। 3 घंटे का आपका ये पेपर होता है, 80 मार्क्स का पेपर आता है। जो थ्योरी है वो कितने मार्क्स की आएगी, 80 मार्क्स की। और इसके अलावा यहाँ पे 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहता है, तो कुल मिला के हो गए आपके पास 100 मार्क्स। बट जो आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो एग्जाम आता है सेंटर के अंदर लिखने के लिए, वो 80 मार्क्स का रहता है, जिसके अंदर आपके पास 2 यूनिट्स रहेंगी, जिसमें कि पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके पास प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला चैप्टर आएगा इसके अंदर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड सेकंड वन वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वी हैव डिफरेंट प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर एक्चुअल में मैनेजमेंट जो है वो बेस्ड है। तो ये कुल मिला के दोनों चैप्टर्स हैं आपके पास, तीनों आई मीन। आपके पास तीसरा कौन सा है, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये तीनों चैप्टर मिला के आपके पास यहाँ पे 16 मार्क्स के हैं। फोर्थ वन वी हैव प्लानिंग, फिफ्थ वन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये आपके बिजनेस के जो है वो स्टेप्स हैं, है ना। किसी भी बिजनेस में हम लोग किस तरीके से बिजनेस को करते हैं, पहले प्लान करते हैं, फिर उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग। सो ऑल दीज आर द स्टेप एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। यहाँ पे जो फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर आपके पास प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों मिला के आपके पास कितने का आएगा, 14 मार्क्स का। और जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये रहने वाले हैं आपके पास 20 मार्क्स के। पार्ट बी पे आ जाइए। ये कुल मिला के आपके पास पार्ट ए कितने का हो गया, 50 मार्क्स का। ये पूरा यहाँ तक 50 मार्क्स का है। पार्ट बी आपके पास 30 मार्क्स का आएगा, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, जिसमें कि आपके पास 9th चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और 10th चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट। आपके पास दो मार्केट होती है ना, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये दोनों मिला के यहाँ पे कितने के आएंगे, 15 नंबर के। और बाकी रिमेनिंग 2 चैप्टर्स, 11th और 12th, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कोपर एक्ट, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है आपके पास, राइट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये रहने वाला है 15 नंबर का। तो ये सिर्फ देखिए 4 चैप्टर कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 30 नंबर के। 30 मार्क्स का ये पोर्शन हो गया, और 50 का ये, तो कुल मिला के हो गया आपके पास 80 नंबर, राइट। चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इजी है यार। और एक चीज और, आपके पास जो बिजनेस स्टडीज है, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो हमें क्लियर करनी ही करनी है, फैक्ट्स भी क्लियर करने हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑन एंड अराउंड आप लगा लीजिए 70% आपके जो क्वेश्चन होंगे वो केस स्टडी बेस्ड होंगे। कौन से बेस्ड होंगे, केस स्टडी बेस्ड। तो केस स्टडी के लिए हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो होनी जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो फिर आप केस स्टडीज कैसे रीड करोगे, राइट। तो पहले सिलेबस कवर करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे जाएंगे। आई होप आप लोगों को स्क्रीन जो है वो प्रॉपरली विजिबल है। तो मैंने आपके साथ पहले ही बोला था कि हम 20 अप्रैल के बाद जो है वो सिलेबस जो है वो करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो पार्ट ए के अंदर सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कौन सा है जी, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि आपके पास यूनिट 1 के अंदर आपके पास पहला चैप्टर है मैनेजमेंट, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोग रीड करेंगे कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, राइट। क्या स्कोप रहता है उसका, क्या ऑब्जेक्टिव है बेसिकली मैनेजमेंट के, राइट। ये सब चीजें हम लोग रीड करेंगे। एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू रीड अबाउट कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज एन आर्ट एंड प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। लाइक अगर मैं टीचिंग के बारे में बात करूं तो टीचिंग एक तरीके से साइंस भी है, राइट, और आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। मतलब कोई भी प्रोफेशन अपने आप में साइंस, मतलब जैसे टीचिंग है, हम कहते हैं साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस कैसे है, क्योंकि कुछ साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं, एक यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। और आर्ट कैसे है, हर टीचर अपने आप में यूनिक है। तो ऐसे ही जो मैनेजमेंट है वो साइंस भी है, आर्ट भी है, और यहाँ पे क्या है, एक प्रोफेशन भी है हमारे पास, राइट। देन वी हैव लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है।
वो भी डिस्कस करेंगे। टॉप, मिडिल और लोअर लेवल पे कौन से लोग आते हैं, जैसे हायरार्की वाइज होती है ना, तो जो हायरार्कीज होती हैं, टॉप लेवल पे कौन आएगा, मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे कौन लोग आते हैं, तो ये हायरार्की वाइज मैनेजमेंट होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या क्या रोल्स रहते हैं उनके, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं हर लेवल के ऊपर, हर हायरार्की के ऊपर, किस तरीके की ड्यूटीज या किन तरीके की ऑब्लिगेशंस, अथॉरिटीज या फिर अकाउंटेबिलिटी रहती है, राइट। कितनी कितने पोर्शन तक अकाउंटेबल वो लोग रहते हैं, क्या चीजें करनी होती है, किस तरीके से डायरेक्शन, कौन सी टॉप बॉटम अप्रोच अपनाते हैं या फिर बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाते हैं चीजों को डिलीवर करने के लिए, इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए, राइट। ये मतलब हमारे स्कूल में भी होती है ना, जरूरी तो नहीं है कि बिजनेस एक बिजनेस में ही हो, एक मैनेजमेंट तो आपके स्कूल में भी है, राइट। और नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्या रीड करेंगे, मैनेजमेंट फंक्शंस। वी हैव प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो ये प्रोसेस है एक तरीके का, किस तरीके से हम किसी भी बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, तो पहले प्लान करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफिंग, स्टाफिंग के अंदर मतलब हम लोग रिक्रूटिंग वगैरह करते हैं, डायरेक्टिंग, वी हैव कंट्रोलिंग, राइट। एंड लास्ट में आता है आपके पास कोऑर्डिनेशन, कि जिस तरीके से प्लान आपने बनाए थे, है ना, जिस तरीके से प्लान हमने बनाए, क्या उस तरीके से वो चीज एग्जीक्यूट हो भी पा रही है कि नहीं हो पा रही। और अगर नहीं हो पा रही है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने टाइम टेबल बनाया अपना क्लास 1 में हम लोगों ने टाइम टेबल बनाए, बनाए कि नहीं बनाए, बनाए है ना। तो क्लास 1 में हम लोगों ने टाइम टेबल बनाए, क्या हम उस तक पहुंचे, तो वो जो बना रहे थे वो प्लानिंग थी, है ना। और उसके बाद जो आप लोगों ने एंड रिजल्ट देखा, तो आप लोग जो मैयर कर रहे हो ना कि क्या अब अपनी बिगिनिंग से लेकर एंड रिजल्ट तक पहुंच पाए, इज कॉल्ड एज व्हाट, कोऑर्डिनेशन। तो उन चीजों को प्रॉपर वे में लेके आना, राइट, इज कॉल्ड एज व्हाट, कोऑर्डिनेशन। कि ताकि जो डिस्क्रिपेंसीज है उन चीजों को हम लोग रिमूव करें, राइट। ये चीज जो है हम लोग रीड करेंगे मैनेजमेंट के इस पार्ट के अंदर, राइट। एंड पार्ट 2, दैट इज आई मीन सॉरी यूनिट 2 के अंदर वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से केस स्टडीज आती हैं हमें, राइट, क्योंकि डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, फियोल के हैं आपके पास, राइट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। तो अलग अलग तरीके से इनके अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर केस स्टडीज बनती हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंसेप्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, फियोल के प्रिंसिपल्स क्या है, वी हैव टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो उन सभी के बारे में डिटेल में हम लोग जो है वो थ्रू आउट द सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट वन वी हैव बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या रीड करेंगे जी, कि किस तरीके से रह के आप लोग किसी भी मतलब एनवायरनमेंट के अंदर के बिजनेस को किस तरीके से हम लोग रन करते हैं, राइट। So you are going to understand the concept of business environment. You are going to understand the importance of business environment, कि जिस एरिया में आप लोग रह रहे हो उसके कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फैशंस, वी हैव गवर्नमेंट ऑल्सो। तो किस तरीके से वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, चाहे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, अलग अलग तरीके से के एनवायरनमेंट है ना। तो हर डायमेंशन आपकी जो है वो इफेक्ट डालती है आपके बिजनेस को। तो ये हर चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। वी हैव वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ओवर देयर ऑल्सो, कि किस तरीके से आपके बिजनेस के ऊपर है ना इम्पैक्ट डालता है। तो इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे लीगल हो, हर तरीके से हम लोग यहाँ पे उसे रीड करेंगे। एंड नेक्स्ट वन, मूविंग टुवर्ड्स दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, या फिर आप लोग प्रोसेस कह लीजिए, एक ही बात है, प्लानिंग, राइट। प्लानिंग आ जाता है यूनिट 4 के अंदर। यूनिट 5 के अंदर यू आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, किस तरीके से आप लोगों ने पहले प्लान करना है, प्लानिंग के भी अलग स्टेप्स हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग आएगा। ये स्टेप वाइज ही चलना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं है कोई चीज पहले कर ली और फिर कोई चीज बाद में। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब कि रिक्रूट करना है, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, पहले ये देखना है कि मेरे ऑफिस में या फिर मेरे बिजनेस में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग रिक्रूट करते हैं फिर लोगों को। तो स्टाफिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, रिक्रूटमेंट होती है। क्या होता है जी, रिक्रूटमेंट होती है। और इस रिक्रूटमेंट के अपने एक प्रोसेस है, राइट। यहाँ से हमेशा जो है ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाफिंग के इस पार्ट से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, केस स्टडीज बनेंगी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखिए पहले रखिएगा। पहले हम लोग सिलेबस कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो केस स्टडीज। तो साइड बाय साइड, राइट, साइड बाय साइड क्या, कि जो जो चीजें भी पढ़ते जाएंगे उसकी केस स्टडीज हम लोग साइड बाय साइड करते जाएंगे। क्लियर है।
उसके बाद आता है जी आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है डायरेक्टिंग, ठीक है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के बाद क्या देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं ना। डायरेक्टिंग के अंदर डायरेक्शंस आ गई, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, तो ये अलग, कम्युनिकेशन है, ये अलग अलग चीजें जो, और कम्युनिकेशन भी दोनों तरीके की है, वी है फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल्सो और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल्सो, और क्या क्या बैरियर्स रहते हैं और उन बैरियर्स को रिमूव करने के लिए हाउ वी आर गोइंग टू ओवरकम फ्रॉम दीज बैरियर्स, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट, राइट। इन नेक्स्ट चैप्टर वी हैव कंट्रोलिंग, राइट, कि क्या आप लोगों ने प्लान किया, है ना, क्या हम लोगों ने प्लान किया और किस तरीके का हमारा वो प्लान चल रहा है, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो उन्हें कंट्रोल भी करना है, राइट। तो ये चीज हम लोग यूनिट 8 के अंदर जो है वो रीड करेंगे। एंड नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, नेक्स्ट यूनिट आ जाती है आपके पास पार्ट बी, वो पार्ट ए खत्म हो गया, 50 मार्क्स का था, और नेक्स्ट है जी आपके पास कौन सा आएगा यहाँ पे, पार्ट बी, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, जो कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यूनिट 9। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर यू आर गोइंग टू रीड अबाउट रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको समझ आ रहा होगा कि वो मैनेजमेंट जो कि किससे डील करती है, फाइनेंस से, ठीक है। तो डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, किस तरीके से वो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, मीनिंग एंड देयर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑल्सो, राइट, उनके क्या क्या फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, किस तरीके से वो अफेक्ट करेंगे। देन यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट या फिर रेड अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके अंदर जो हमारे पास रहने वाला है, राइट, नेक्स्ट भी आएंगे, बट इस टॉपिक के अंदर जो है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि किस तरीके से कोई भी बिजनेस, देखिए, अपने आप में पूरी तरीके से ना ही डेट होता है, ना ही क्या होता है, कैपिटल होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि कितना पैसा उधार लेना और कितना हमारा जो है वो खुद का पैसा होगा। तो डेट मतलब होता है उधार, और इक्विटी मतलब होगा खुद का पैसा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कि कंसेप्ट क्या है, डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। कोई भी बिजनेस अपने आप में ना ही पूरा डेट होता है, मतलब कोई भी बिजनेस में ऐसा भी नहीं होता कि आप पूरा उधार ही ले लोगे, और कोई भी बिजनेस अपने आप में ये भी नहीं होता कि पूरी तरीके से इक्विटी ही हो, कि मैं पूरा पैसा अपना ही लगा दूं। किस तरीके से मुझे वो इन्वॉल्व करना, क्या रेशो वो रहेगा डेट और इक्विटी का, जिससे मेरा बिजनेस जो है वो अच्छा चले, राइट। So describe, we are going to describe the factors determining the choice of an appropriate capital structure of a company, क्योंकि इसी के ऊपर मेरे कंपनी की सक्सेस और फेलियर बहुत डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होती है बच्चे जो बेसिकली आपके बिजनेस को, डेली बिजनेस को रन करने के लिए मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ना। मेरा जो डेली बिजनेस है, कितना रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है, जो रॉ मटेरियल आता है ना, उस रॉ मटेरियल को लाना, उसको रखना, स्टोर करना, वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ व्हाट, वर्किंग कैपिटल। तो मेरा बिजनेस चलता रहे, और चलते हुए बिजनेस में जो जो पैसा लग रहा है इज कॉल्ड एज व्हाट, वर्किंग कैपिटल। तो व्हाट आर द फैक्टर्स, सॉरी, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है वर्किंग कैपिटल ऑल्सो। एंड फिक्स और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, फिक्स कैपिटल अलग होती है ना, जो कि आपने इन्वॉल्व करी हुई, जैसे कोई भी बिजनेस है, उसका रेंट है ना, वो फिक्स्ड है, आपके एम्प्लॉयज की सैलरीज फिक्स्ड है, पर जो दिहाड़ी वाले लोग हैं, वेजेस है, वो फिक्स नहीं है ना। उनको तो दिहाड़ी के ऊपर आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो क्या क्या फैक्टर्स रहने वाले हैं वो भी हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं ऐसे हवा में नहीं कह रही हूँ, आपको अपने एक्सपीरियंस से और काफ़ी चीज़ों को देखने के बाद बता रही हूँ कि टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है। कि जब आप कल को अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करोगे ना, अगेन फाइनेंशियल मार्केट हम लोग वहाँ भी पढ़ाते हैं, राइट, क्योंकि मैं बैंकर्स को भी टीच करती हूँ, वहाँ पे भी हम लोग ये फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाते हैं। बच्चों को नॉलेज ही नहीं है, क्यों, क्योंकि बेस क्लियर नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमारा क्लास 1 और क्लास 2 कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जो है, राइट। तो मनी मार्केट आपके पास क्या होती है, जो आपके पास लेस देन 1 ईयर के लिए होती है ना, लेस देन जो 1 ईयर के लिए होती है। और कोई भी ऐसी मार्केट जिसमें पैसा आप लोग, किसी भी पैसे का रिटर्न अगर लेस देन 1 ईयर के लिए आ रहा है तो वो मनी मार्केट कंसेप्ट होता है। अगर किसी पैसे का रिटर्न ग्रेटर देन 1 ईयर से ज्यादा है तो वो कैपिटल मार्केट का पार्ट है। किसी पैसे का रिटर्न अगर
365 दिन के बाद मिल रहा है, तो वो कैपिटल मार्केट का पार्ट हो जाता है। तो इसी के अंदर आप लोग उसका डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, इंपॉर्टेंस पढ़ोगे, इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है आपके पास, इसके फाइनेंशियल मार्केट के, कैपिटल मार्केट के, मनी मार्केट के, किस तरीके से हम लोग फंड वगैरह रेज करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फाइनेंशियल मार्केट। आई होप हमें क्लियर है। स्टॉक एक्सचेंज भी आता है इसके अंदर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। और इसके अंदर आता है आपके पास सेबी। अगेन आपको पता होगा, जो बच्चे थोड़ी सी न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, है ना, सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है बेसिकली, आपका कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। कौन है, रेगुलेटर है जी, किसका, कैपिटल मार्केट का। ये जो आपका बीएससी और सेंसेक्स है ना, ये सारा का सारा कौन देखता है, सेबी है। तो जितनी भी स्टॉक मार्केट है ना, इसको रेगुलेट करने का काम, कैपिटल मार्केट को, पूरी कैपिटल मार्केट को रेगुलेटर कौन है, सेबी। और जो मनी मार्केट है उसका रेगुलेटर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, बाकी हम लोग डिटेल में तो पढ़ेंगे ही यार, क्लियर है। मेरा सिलेबस डिस्कस करने का मकसद यही है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। चलिए, 11th में जो है आपके पास वो आएगी जी मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर क्या पढ़ते हैं, मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, मार्केटिंग छोटा कंसेप्ट नहीं है। मार्केटिंग अपने आप में एक ब्रॉड कंसेप्ट है। प्रोडक्ट बनाने से लेके प्रोडक्ट के एंड तक, डिलीवरी के बाद तक का प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्केटिंग। क्योंकि सेल इज टोटली डिफरेंट, मार्केटिंग इज टोटली डिफरेंट, है ना, अपने आप में दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मार्केटिंग मिक्स, इसमें फिलोसफीज हैं आपके पास मार्केटिंग की, मार्केटिंग होता क्या है, फीचर्स, फंक्शंस, फिलोसफीज। देन यू आर गोइंग टू रीड अबाउट मार्केटिंग मिक्स क्या है, प्रोडक्ट, है ना, पीस क्या है मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग कंसेप्ट। तो ये सब चीज, ये यार यहाँ से केस स्टडीज बहुत आती हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। मार्केटिंग से बहुत आती है आपके पास, प्रिंसिपल से बहुत आती हैं। बाकी देखिए, मैं इंपॉर्टेंट तो शेयर करूंगी ही करूंगी, बट फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ सिलेबस शेयर करते हैं, और जो जो चीज़ें मेरे ध्यान में है वो साथ, साइड बाय साइड मैं आपको बता रही हूँ। जो 4 P's हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट हो गया, है ना, प्लेस है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रमोशन है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग मार्केटिंग के अंदर पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट वन वी हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा 1986 के। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन है, जो कि सर्विसेज अवेल कर रहा है, उसको कंज्यूमर बोलते हैं। कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन जो कि आपके सर्विसेज को अवेल कर रहा है, इज कॉल्ड एज व्हाट, कंज्यूमर। तो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक एक्ट बनाया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अभी तो न्यू आ गया ना, राइट। तो पुराने वाला कौन सा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, कंसेप्ट है एंड इम्पोर्टेंस है, क्लियर है, इसके बारे में रीड करेंगे। एंड नेक्स्ट वन, और क्या क्या इसके अंदर पूरे के पूरे फीचर्स हैं इसके, क्या क्या राइट्स मिलते हैं किसी भी कंज्यूमर को, है ना। तो क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या रिड्रेसल सिस्टम है, अगर किसी भी कंज्यूमर को कंप्लेन है, वो उसके कोई भी ग्रीवेंसेस हैं तो किस सेल में जाएगा, कौन सी कोर्ट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी केस स्टडीज आती हैं आपको, ठीक है जी। तो केस स्टडीज आएंगे आपको क्लास 12th के अंदर। हमें फैक्ट्स, फैक्ट्स जो है और अपने कंसेप्ट्स, है ना, कंसेप्ट की क्लैरिटी हम लोग लेके चलेंगे। कंसेप्ट एंड फैक्चुअल बेस्ड क्लैरिटी अपने को लेके चलनी है। क्लियर, करना कुछ नहीं है, जो क्लास होगी, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना समझना है, थोड़ा सा रीड कर लेना, इतना काफी है बस, कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, इतना काफी है आप लोगों के लिए। क्लियर है, अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे यार, क्योंकि एक एज अ टीचर मेरा एम यही है कि आप इजीली अच्छे मार्क्स गेन कर सको। बाकी स्कोर करना कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट हो यार, ठीक है। और बाकी तो इसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर अवेयरनेस है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह हैं। बाकी तो नेक्स्ट, ये 30 नंबर हो गया आपके यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। पार्ट बी कितने का हो गया यहाँ पे, 30 नंबर का। बाकी तो आपको पता ही है, 30 नंबर का पार्ट बी हो गया, और पार्ट ए 50 का था, कुल मिला के हो गए जी 80 नंबर, ठीक है। 80 मार्क्स हो गए आपके यहाँ तक। बाकी प्रोजेक्ट वर्क तो आपको पता ही है कितने का आने वाला है, 20 नंबर का। तो 80 + 20 हो जाएंगे आपके 100 मार्क्स का पेपर, क्लियर है। वो आपको पता ही है, प्रोजेक्ट मैंने आपको बता ही दिया,
के टीचर्स वगैरह देते हैं असाइनमेंट, वो असाइनमेंट बेस्ड होता है। जिस भी तरीके से हर स्कूल का आपका अलग अलग होगा, उस तरीके से रहता है। बाकी जो एवरेज है, आपके जो मार्क्स की एवरेज है, राइट, वो कैसे रहने वाली है वो एक बार मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, जो सीबीएसई की तरफ से आई हुई है, राइट। क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है ना आपके साथ कि 44% और वो सब, तो उस तरीके से ही है ना। एक बार उसमें आप लोग देख लेना, उसमें आप लोग एक बार चेक कर लेना। बाकी उसी तरीके से है, क्योंकि ये पूरा पेपर देखिए, पूरा पेपर डिफिकल्ट भी नहीं आता और सारा पेपर इजी भी नहीं होता। तो ऑन एंड राउंड ये लगा लीजिए 44 मार्क्स का जो आपका पेपर रहने वाला है, वो आपका नॉर्मल पेपर रहेगा। बाकी जो रिमेनिंग एग्जाम है आपका, बाकी जो रिमेनिंग एग्जाम है, वो आपका एनालिटिकल, फैक्चुअल बेस्ड, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड होता है। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको क्लियर है। सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, समझिए कि क्या क्या चीजें हमें थ्रू आउट दी ईयर जो है वो पढ़नी है। बाकी बहुत इजी है यार, कर लोगे आप लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाकी नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों के साथ।